हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था और ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। इसका जो मेन एम होता है वो होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियन को एसोसिएट करना, साथ ही लेजिस्लेटिव पावर को डिसेंट्रलाइज करना। लेकिन जो रियल अथॉरिटी होता है उसको ब्रिटिश के पास ही रखना। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं वो ये दिखाता है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कितने ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थे। पावर जो था कुछ ज़्यादा ही सेंट्रलाइज था और गवर्नेंस में जो है इंडियन को कम्प्लीटली एक्सक्लूड किया गया था, जिसके वजह से क्या था कि इंडियंस के बीच में काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन और अनरेस्ट था। इससे पहले बात करें कि अर्लियर एक्ट्स जो आए थे, इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात कर ले या चार्टर एक्ट 1833 की बात करें, इसमें क्या था कि प्रोविंसेस के पास से जो लेजिस्लेटिव पावर था उसे ले लिया गया था, जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी इनएफिशिएंट हो गया था। आफ्टर 1857 ब्रिटिश को रियलाइज होता है कि इंडिया को रूल करना बिना इंडियन पार्टिसिपेशन के काफ़ी रिस्की है। इसीलिए ब्रिटिश अडॉप्ट करता है पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन टू इन्वॉल्व इंडियंस इन लॉ मेकिंग एंड टू डिसेंट्रलाइज पावर। इसका रिजल्ट के तौर पे जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लाया जाता है, जो कि पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब इसके की प्रोविजंस की बात करते हैं। पहला है एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हम लोगों ने 1858 वाले में पढ़ा था कि गवर्नर जनरल को जो है वॉइसराय में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उनको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर का काउंसिल बनाया गया था। तो अब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको एक्सपेंड किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। साथ ही लेजिस्लेटिव वर्क को करने के लिए एडिशनल मेंबर को भी ऐड किया जाता है। दूसरा की प्रोविज़न है कि इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और ये जो है पोर्टफोलियो सिस्टम, इसको फॉर्मलाइज करता है लॉर्ड कैनिंग। इसमें जो है प्रत्येक मेंबर को जो है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का चार्ज मिलता है, जिससे कि ये इसलिए लाया जाता है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, एफिशिएंट वर्क हो। थर्ड पॉइंट है लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन टू प्रोविंसेस। अब इसमें क्या है, जो पहले क्या था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को ये बंगाल के अंदर ही ला दिया गया था। तो अब इसमें क्या है कि बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसका जो है लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर कर दिया जाता है। अब ये अपना रूल कर सकते थे। इसके साथ ही जो है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्रिएट किया जाता है किस एरिया में, तो बंगाल वाले में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में और पंजाब में। और इसके साथ ही डिसेंट्रलाइजेशन का शुरुआत होता है। इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंडियन मेंबर्स को जो है नॉमिनेशन के थ्रू इंक्लूड किया जाता है। वॉइसराय के पास जो है ये पावर होता है कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं। और जो स्टार्टिंग के इंडियंस थे जिन्हें इंक्लूड किया गया था वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इसके साथ ही जो है 5वां पॉइंट है वॉइसराय के पास जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है वॉइसराय के पोस्ट को। वॉइसराय के पास ये पावर होती है कि इमरजेंसी के दौरान जो है वो 6 मंथ के लिए अपना ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं और इस ऑर्डिनेंस को इशू करने के लिए उन्हें किसी प्रायर काउंसिल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही वॉइसराय के पास लेजिस्लेटिव बिजनेस को कंडक्ट करवाने के लिए ये पावर होता है कि वो रूल को फ्रेम करवा सकते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है और वहीं पे जो काउंसिल्स होते हैं वो इसके कंपेयर में काउंसिल वीक होता है।
सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट देखें तो क्या होता है कि एक तो हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंडियन का पार्टिसिपेशन का शुरुआत होता है, भले ही ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर का हो, बट इंडियन का पार्टिसिपेशन यहाँ से शुरू होता है। साथ ही जो था, इससे पहले हम देखते हैं कि जो है लेजिस्लेटिव पावर को काफ़ी सेंट्रलाइज कर दिया गया था। तो अब क्या है कि बंगाल, मद्रास, इन सब को जो है, बॉम्बे को ये लेजिस्लेटिव पावर्स दे दिया जाता है, तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। साथ ही जो है अर्लियर एक्ट जो कि 1773 या 18 चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था, तो यहाँ से जो है पार्शियली जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। साथ ही ये जो है एक्ट वो फ्यूचर रिफॉर्म के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि 1892 और 1909 वाला एक्ट। साथ ही ये जो है पोर्टफोलियो सिस्टम के आने की वजह से क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर की थी, उसके पास कोई रियल पावर नहीं होता है। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो फाइनेंस, बजट और एग्जीक्यूटिव एक्शन पे फ्रीली बात नहीं कर सकते थे, उस पर डिसीजन नहीं ले सकते थे, वोट नहीं दे सकते थे, कर सकते थे। और जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन था लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, उसमें क्या था कि सिर्फ ये प्रिंसेस और एलिट तक ही लिमिट था। इसमें जो है कॉमन इंडियंस का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं था। वाइसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अभी भी उनके पास ही सारा पावर है, फाइनल अथॉरिटी उनके पास ही है। और जो ये वाइसराय के पास ऑर्डिनेंस पावर है, ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन को काफ़ी वीक करता है। कंक्लूजन, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 वो काफ़ी लिमिटेड था, लेकिन इसके साथ ही एक लैंडमार्क रिफॉर्म भी था, क्योंकि ये इनिशिएट करता है डिसेंट्रलाइजेशन को और इंडियन एसोसिएशन इन गवर्नेंस। डिस्पाइट इट्स वीकनेस, ये जो है फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप ये इस टाइप का कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि कवर करना चाहिए या मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अगले जो भी टॉपिक हो वो मैं आगे कवर करके अपलोड करने का। थैंक यू।